आपको कि आज का दिवस जो राष्ट्रीय पर्व है वो गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हुआ, हमारे देश को अपना खुद का विधान मिल गया, उस रूप में जो आज का दिन मनाया जाता है। अब जब ये संविधान के रूप में परिणत हो रहा था तो जो बहुत मुख्य सी चीज है इस संविधान की, जिसमें उसका पूरा सार समाया हुआ है, जिसकी कुछ पंक्तियां, जिसके मात्र 73 शब्द पढ़ लेने से आपको पूरे संविधान का मौलिक दर्शन, पूरे संविधान का उद्देश्य और उसका आधार प्राप्त हो जाता है। मैं सिर्फ उसकी बात करना चाहूंगा कि वो इतने संक्षिप्त 73 शब्दों में है, और आप सभी से आशा करूंगा कि आज हम पुनः, क्योंकि वह हमारे संविधान को, मानवता के उद्देश्यों को सारगर्भित करता है, शपथ के रूप में मेरे साथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस सभा में आज इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। इसमें वर्णित जितने भी उद्देश्य थे उन सभी को आपने शपथ रूप में ग्रहण किया। उनमें से आज सिर्फ 2 बिंदुओं पर मैं बात करना चाहूंगा, अपने विचार रखना चाहूंगा। इसमें एक उद्देश्य आता है व्यक्तिगत गरिमा। हालांकि व्यक्तिगत गरिमा एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, महसूस किया जा सकता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौमिक अधिकारों की जब घोषणा की तो उसने अपने अनुच्छेद 1 में यह वर्णित किया कि मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र रूप में पैदा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र रूप में पैदा हुआ है और उसे गरिमा और सम्मान का समान अधिकार प्राप्त है। और उसके पश्चात यह तथ्य, यह सत्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में शामिल होने लगा। कई विभिन्न मामलों में भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत गरिमा को आत्मसम्मान पर चोट के रूप में उल्लेख किया और विभिन्न मामलों में निर्णय दिए। जितने भी यह एक कानूनी, धार्मिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है, सभी धर्मों में, कानून में यह माना जाता है कि व्यक्ति की एक गरिमा है, वह स्वतंत्र रूप में पैदा हुआ है और उसको एक सम्मान और समानता की नजर से सभी मनुष्यों को देखा जाना चाहिए। किंतु व्यवहार रूप में यह सर्वथा अधिकांश अनुपलब्ध पाया जाता है, अनुपस्थित पाया जाता है।
चाहे हम किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही व्यक्ति होता है और वो विभिन्न दायित्वों को निर्वहन कर रहा होता है। आप जब अपने परिवार में होते हैं तो आप पिता की भूमिका में होते हैं, पत्नी की भूमिका में होते हैं, बहन की, भाई की, बड़े भाई की, छोटे भाई की, मौसा की, ताऊ की। समाज में होते हैं तो दोस्त की भूमिका में होते हैं, किसी गणमान्य व्यक्ति की भूमिका में होते हैं। नौकरी में होते हैं तो विभिन्न पदों को धारण किए हुए होते हैं। साथ ही समाज में विभिन्न धर्मों को धारण किए हुए होते हैं, जो कि हमारा संविधान आपको धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। विभिन्न जाति को धारण किए हुए होते हैं, विभिन्न लिंग के साथ होते हैं, विभिन्न जन्म स्थानों वाले होते हैं, विभिन्न भाषाओं वाले होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों वाले होते हैं। लेकिन जब गरिमा की बात होती है तो इन सभी से उपजी हुई भेदभाव को अलग करता है। इन सब के होते हुए भी वो कहता है कि आपकी एक गरिमा है जिसको व्यवहार रूप में आपने शामिल करना चाहिए। जैसे कि आप सभी यहां पर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं, मैं भी एक सरकारी सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं और एक पद दायित्व के रूप में मुझे प्राप्त है, और कुछ साथीगण विभागीय उद्देश्य और सरकार के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मुझे सहयोग के रूप में मेरे साथ प्रदान किए गए हैं। किंतु मैं ऐसा समझने लगूं कि मुझे इनसे ऊपर का पद मिला है और यह सब मेरे लिए जो है मेरे अधीनस्थ काम करने वाले मेरे लिए गुलाम जैसे हैं, तो क्या यह उचित होगा? क्या मैं उनसे व्यवहार करते समय, बातचीत करते समय एक दोयम दर्जे का व्यवहार करूं, उन्हें नीचा महसूस कराऊं और अपने को ईश्वर या भगवान समझूं, तो क्या यह उचित होगा? फला व्यक्ति की भी अपनी गरिमा है। अगर मेरी कोई गरिमा है, मेरा कोई स्वाभिमान है, तो सामने वाले की भी गरिमा है, उसका भी स्वाभिमान है। क्या मुझे उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए अपने व्यवहार में? संविधान निर्माणकर्ताओं ने इस बात का खास ख्याल रखा। वे जानते थे कि मानव और मानवता तभी सार्थक है जब उसमें इस व्यक्तिगत गरिमा का हमेशा धारण रहेगा। अन्यथा की दृष्टि से मनुष्य आर्थिक रूप से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि आप अपने स्वाभिमान के साथ जिंदगी का निर्वाह कर पा रहे हैं। तो हम जब इस व्यवहार करें उस समय केवल यह महसूस ना करें कि यह व्यक्तिगत गरिमा शब्द केवल हमारे लिए बना है। यह हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के लिए है। उन सभी के साथ, चाहे हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, चाहे कोई शक्तिशाली पद धारण करते हैं, लेकिन हमें व्यवहार करते समय इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। इसके साथ एक और बिंदु पर मैं अपने विचार आप सभी से साझा करना चाहूंगा। चूंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, जल्द ही हमारे सामने लोकसभा चुनाव है, जिसमें हमारे हाथ में बागडोर होगी कि पूरे देश में हम अपने मन मुताबिक सरकार ला सकें जो शासन करे। वयस्क मताधिकार, हम लोग वोट देते हैं, करोड़ों लोगों की जनता हमारे देश में है, लेकिन शायद कई बार हम लोगों में से कई लोग ये समझ नहीं पाते होंगे कि ये कितना मजबूत और ताकतवर हथियार हमारे हाथ में है। इसके अर्थों को हमें समझना होगा और कैसे हम इसे लेकर के आए। आज का दिन बाबा साहेब के नाम को लेकर के उनको सम्मान के रूप में हाथ जोड़े बिना पूरा नहीं हो सकता। बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी ज्ञानता, तार्किक बुद्धि और बुद्धिमत्ता के आधार पर, के बल पर, की ताकत पर हमें इतना बड़ा संविधान दिया। मैं जब जब
उनके बारे में थोड़ा सा और जानने लगता हूं, तब तब मैं थोड़ा सा और झुकने लगता हूं उनके आदर में, उनके सम्मान में। 27 जनवरी 1919 साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहेब ने पहली बार भारत के अंदर वयस्क मताधिकार की बात की। और जब 1928 में साइमन कमीशन आया, जो कि भारत में भारतीयों को कैसे मताधिकार दिया जाए इस बात के लिए आया था, तो तब बाबा साहेब ही थे जिन्होंने उनके सामने, साइमन कमीशन के सामने ये बात रखी कि सभी भारतीयों को वयस्क मताधिकार दिया जाए जो 21 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं, चाहे वे स्त्री हैं या पुरुष। मैं फिर से दोहराऊंगा, चाहे वे स्त्री हैं या पुरुष। उसी वर्ष 1928 में 2 जुलाई को ब्रिटेन में पहली बार सभी को, चाहे वो स्त्री थे या पुरुष थे, वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। एक ऐसा समय जब हमारा देश जाने कैसी कैसी चीजों से पीड़ित था, जब तब कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय उन्होंने स्त्री को मताधिकार देने की बात कही। क्या उनकी सोच रही होगी? और वो वहीं पर नहीं रुके। तीनों गोलमेज सम्मेलन 31, 1932, 1933, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अपनी तर्क बुद्धि से उपजे हुए तर्कों को रखकर इस वयस्क मताधिकार की पुरजोर वकालत की। जब वे गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात रखते थे, तो उसी समय भारत के कई ऐसे नेता भी थे हमारे देश के, जिनका कहना था कि हमारा देश, इसमें बहुत गरीब लोग भी हैं, बहुत अमीर लोग हैं, विभिन्न भाषा वाले लोग हैं, बहुत अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। वे कहते थे कि एक बहुत गरीब या अनपढ़ व्यक्ति कैसे यह समझ सकता है, कैसे उसके अंदर यह समझने की क्षमता होगी किसी, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। वहीं पर बाबा साहब कहते थे, और बाबा साहिब की वही बात आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात को माना कि जो वोट है, वोट का अधिकार है, वोट देने के लिए जो समझ है, वो साक्षरता के आधार पर नहीं है, वो बुद्धिमत्ता के आधार पर है। उन्होंने माना कि बुद्धिमत्ता शिक्षा से जनित नहीं होती। विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय ने भी यह माना कि जो बुद्धिमत्ता है, एक आयु पूर्ण करने के बाद व्यक्ति में इतनी बुद्धिमत्ता आ जाती है कि वह अपना भला करने की, सोचने की क्षमता रखने लगता है। तो ऐसे तर्कों के आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में सभी को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी जाति का हो, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति तक थी कि 10,000 लोगों पर केवल एक वोट होता था। कुछ जो लोग बहुत आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, गणमान्य होते थे, तो माना जाता था कि बस इसी को वोट देने का अधिकार है। और वो लोग तो वैसे भी जो है ब्रिटेन के ही पक्षधर हुआ करते थे, केवल उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो क्या चुनते वे, क्या चयन करते? बाबा साहब कहते थे कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार जिस जनता पर शासन करे, वो जनता आपके बनाए हुए कानूनों का पालन करे, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सरकार वो चुनी गई है
वो जनता के द्वारा चुनी जाए। लोकतंत्र का उद्देश्य भी निरर्थक मानते थे। 1935 में जब भारतीय पार्लियामेंट एक्ट आया, भारतीय गवर्नमेंट एक्ट आया 1935 का, तो उस समय तक केवल 13% लोग भारत में मताधिकार प्राप्त थे, 13%। आज कल ही मैं रेडियो पे एक न्यूज सुन रहा था, क्योंकि कल नेशनल वोटर्स डे था, तो उसमें इस बार जो आंकड़ा बताया है 96 करोड़ पॉइंट कुछ 96 करोड़ कुछ लाख लोग हमारे देश में इस समय मताधिकार प्राप्त हैं। इस बार जो हमारा इलेक्शन होने जा रहा है उसमें इतने लोग मत दे सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील है, अनुरोध है कि अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तभी आपको कुछ कहने का आगे हक है कि कौन सी सरकार आई और इसने हमारे लिए क्या किया, जब आप चुनेंगे। और आपके आसपास भी जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें ये जागरूकता लाने का प्रयास कीजिए कि कैसे भी हो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वो छोटा मोटा नहीं, बहुत ताकतवर हथियार है आपके हाथ में। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैंने जिसे चुना वो मेरे लिए कुछ करेगा, हमारी जनता के लिए कुछ करेगा। मैं इन्हीं अनुरोध और इन अपेक्षाओं के साथ अपनी वाणी को आज विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।